कल्पना कीजिए, एक इंसान अपनी ही शादी वाले दिन मतलब दोपहर के 2:30 बजे तक दफ्तर की फाइलें निपटा रहा है। आज के समय में तो ये सोचना भी अजीब लगता है। वही तो, मतलब कोई छुट्टी नहीं है, कोई वो जो आजकल होता है ना कई दिनों तक चलने वाला डेस्टिनेशन वेडिंग का तामझाम, वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एकदम साधारण। हाँ, और बॉस कहता है कि भाई शादी तो शाम 4 बजे, तो 2:30 बजे तक काम कर लो। और वो इंसान ना चुपचाप काम करता है, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेता है अपनी शादी करने के लिए। ये आज के हसल कल्चर में सुनने में किसी मजाक जैसा लग सकता है। सही कहा, सोशल मीडिया पर जो चमकने वाली शादियों का दौर है ना, उसमें ये बात पचती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सादगी, यही जमीनी हकीकत एक ऐसी कहानी की नींव है जो हमारे पूरे भौतिकवादी नजरिए को ही पलट सकती है। एक बहुत ही गहरी बात है ये। चीजों में इतनी भावनाएं भर देता है कि उनका मूल्य दुनिया के सबसे शुद्ध सोने से भी ज्यादा हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कोई काल्पनिक कहानी या उपन्यास नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये जाने माने साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का अपना संस्मरण है, जिसका शीर्षक है अंगूठी। और चूंकि लेखक ने खुद ये विशेष आग्रह किया है, तो हम शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दें कि ये उनकी अपनी वास्तविक जीवन कथा है। मतलब इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है? एकदम नहीं। इसका एक एक शब्द, एक एक घटना सत्य है। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जहां मध्यवर्गीय जीवन में आर्थिक संघर्ष तो बहुत था, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरा आत्मसम्मान भी था। आत्मसम्मान और आर्थिक संघर्ष, ये दोनों शब्द जब एक साथ आते हैं ना, तो एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा कर देते हैं। मतलब मैं हमेशा सोचता हूं कि जब जेब खाली हो, तब उस गरिमा को, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना कैसा होता होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। संस्मरण की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि अजामिल जी एक बहुत ही छोटे से प्रकाशन में काम करते थे और उनका वेतन बहुत मामूली था। हाँ, वो महीने के अंत वाला स्ट्रगल। हाँ, स्थिति ये थी कि महीने के अंत तक उनके पास शायद ही कुछ बचता था। और उनकी जो होने वाली पत्नी थी, वो भी एक स्कूल शिक्षिका थी, जिनकी आय भी उतनी ही साधारण थी। तो दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी ही थी। बिल्कुल। पर यहाँ सबसे आकर्षक बात ये नहीं है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर थे। मुख्य बात यह है कि उन दोनों ने इस सच्चाई को बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया था। मतलब कोई शिकायत नहीं थी? कोई शिकायत नहीं। उन्होंने ये मान लिया था कि उनकी वो छोटी छोटी कमाइयां मिलकर ही एक संतोषजनक जीवन रच सकती हैं। आज के समय में देखिए ना, हम सफलता को अक्सर अधिकतम धन से जोड़ देते हैं। हाँ, पैसे ही सब कुछ माना जाता है आजकल। लेकिन उस दौर के मध्य वर्ग की सामाजिक आर्थिक सच्चाई ये थी कि जरूरतें कम थीं और इसीलिए मानसिक शांति के लिए जो जगह थी ना, वो बहुत बड़ी थी। जरूरतें कम और सपने बड़े, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे वापस उसी बात पर आना है, वो 2:30 बजे तक दफ्तर में काम करना। हाँ, वो वाकया। मतलब ये बात मेरे गले आसानी से नहीं उतर रही है। जब कोई व्यक्ति शादी जैसा इतना बड़ा कदम उठा रहा हो, तो वो दफ्तर में बैठकर फाइलें कैसे देख सकता है? क्या ये सिर्फ एक कठोर बॉस की निशानी है या इसके पीछे कोई और मनोविज्ञान है? देखिए, इसे सिर्फ एक बॉस के नजरिए से देखना बहुत सतही होगा। दरअसल ये उस दौर की ड्यूटी या कहें कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। अच्छा, मतलब काम को लेकर कमिटमेंट। बिल्कुल। उस समय काम ही जीवन का केंद्र माना जाता था, विशेषकर एक पुरुष के लिए। जिम्मेदारियां जो थी ना, वो व्यक्तिगत उत्सवों से कहीं ज्यादा बड़ी मानी जाती थीं। ये बात तो है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। उत्सव तो केवल एक दिन का है, एक घटना है, लेकिन जीवन चलाने के लिए जो काम है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब उत्सव के शोर में आप अपनी असलियत नहीं भूल रहे। सही कहा। अजामिल जी का उस दिन 2:30 बजे तक काम करना ये साबित करता है कि वे अपनी आर्थिक हकीकत से भाग नहीं रहे थे। यानी जमीन पर पैर पूरी मजबूती से टिके हुए थे। और मजे की बात यह है कि ये सादगी सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं थी। जब वो काम से लौटकर शादी के लिए तैयार होते ना, तो जो विवरण सामने आता है वो आज के इवेंट मैनेजमेंट वाले विवाहों के बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। संस्मरण में अजामिल जी बताते हैं कि उनके पास उस समय मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी पैंट शर्ट हुआ करती थी। बस 1 या 2 जोड़ी? हाँ। तो जब वो घर पहुंचे तो उनकी बहनों ने उनके लिए एक नई पैंट और शर्ट निकाल कर रखी थी। उनके लिए उस दिन वे नए कपड़े पहनना ऐसा था जैसे वे कोई नया लिबास नहीं, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय पहन रहे हों। वाह, ये एक बहुत ही सशक्त छवि है। मतलब
कपड़ों को महज एक आवरण की तरह नहीं देखना, बल्कि एक बदलाव के प्रतीक की तरह महसूस करना। और इसके बाद का जो सफर है वो और भी साधारण है। वो अपनी माँ के साथ एक रिक्शे पर बैठकर आर्य समाज मंदिर जाते हैं। बस एक रिक्शे पर, अपनी ही शादी में। हाँ, सोचिए। और वहाँ उनकी होने वाली पत्नी बहुत ही हल्के और साधारण श्रृंगार में मौजूद थीं, बिना किसी आडंबर के, बिना शोर शराबे के और बिना किसी दिखावे के शास्त्रीय विधि से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है। आज जब हम देखते हैं कि हर चीज कैमरे के लिए सेट की जाती है, मतलब हर भावना को जैसे परफॉर्म किया जाता है। हाँ, सोशल मीडिया के लिए। बिल्कुल। तब एक रिक्शे का सफर और आर्य समाज मंदिर का वो साधारण सा कमरा, वो इतना आत्मीय क्यों महसूस होता है? तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस तरह की सादगी के बारे में सुनते हैं तो वो सीधे हमारे दिल को क्यों छूती है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसके पीछे का कारण मानवीय मनोविज्ञान और कनेक्शन में छिपा है। कनेक्शन मतलब इंसानी जुड़ाव। हाँ, देखिए, जब कोई उत्सव पूरी तरह से उपभोग यानी कंजम्पशन पर केंद्रित हो जाता है ना, कि हमने कितना खर्च किया, क्या खाया, कैसी सजावट की, तो फोकस भटक जाता है। बिल्कुल, वहाँ ध्यान मुख्य घटना से भटक जाता है। जब आप दिखावे का सारा शोर कम कर देते हैं तो भावनाओं की जो असली आवाज है वो बहुत साफ सुनाई देती है। ये बहुत गहरी बात कही है आपने। रिक्शे का वो सफर इस बात का प्रतीक है कि ध्यान सिर्फ उन दो लोगों के मिलन पर था, बाहरी दुनिया को प्रभावित करने पर नहीं। और उसके बाद वो दादी के घर जाते हैं। स्रोत में वो दृश्य भी बहुत प्रमुखता से उभरा है। हाँ, शादी के बाद वे अपनी दादी के घर गए। दादी ने पोता बहू का माथा चूमकर उन्हें अपने परिवार में अपनाया और दाम्पत्य जीवन के कुछ सूत्र समझाए। वो पुराने बुजुर्गों का आशीर्वाद देने का तरीका। और वो कोई दिखावटी रस्म नहीं थी। अगर हम गहराई से देखें तो दादी का वो आशीर्वाद वास्तव में एक पूरी पीढ़ी के अनुभव, उनके ज्ञान और प्रेम का हस्तांतरण था। वो असली विरासत थी जो उन्हें उस दिन मिली थी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मतलब दादी के घर का वो स्नेहपूर्ण आदर्शवादी माहौल एक तरफ है, और जब नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है तो हकीकत का जो थपेड़ा उसे लगता है वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। संस्मरण का वो हिस्सा ना बहुत ही चुभने वाला है। हाँ, वो इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ससुराल पहुंचने के अगले दिन अजामिल जी की माँ ने अपनी नई बहू को सोने की चूड़ी, एक अंगूठी और गले का एक छोटा सा हार पहनाया, जो कि एक आम रस्म है। बिल्कुल। और लेखक बताते हैं कि उस समय उनकी पत्नी की आंखों में एक विशेष तरह की चमक थी। पूर्ण सदस्य है। यही वो मनोवैज्ञानिक एंकरिंग या जुड़ाव है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन ये सुरक्षा का एहसास बहुत क्षणिक था। हाँ, वो दूसरे दिन परिस्थितियां पूरी तरह से पलट जाती हैं। अजामिल जी की माँ ने वो सारे गहने अपनी बहू से ये कहकर वापस मांग लिए कि वे घर की बेटियों की शादी के लिए संभाल कर रखे गए हैं। ये तो बहुत ही निर्मम लगता है। मतलब एक तरह से ये ऐसा है जैसे किसी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जाए, वो इंसान भावुक हो जाए और अगले ही पल उससे कहा जाए कि माफ कीजिए, ये तो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए था, अब इसे वापस कर दीजिए। सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये तो एक नई दुल्हन के साथ बहुत बड़ा मानसिक आघात है ना। देखिए, ये निर्मम जरूर लगता है, लेकिन यहाँ हमें उस दौर की पारिवारिक और सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण करना होगा। सोशल डायनामिक्स, राइट? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इस स्थिति में ना कोई भी पूरी तरह से खलनायक नहीं है। यहाँ एक मध्यवर्गीय परिवार की गहरी विवशता सामने आती है। विवशता मतलब आर्थिक तंगी की वजह से? बिल्कुल। उस समय लिक्विडिटी या नकद पैसा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था। सोना केवल एक आभूषण नहीं था, वो एक तरह का बीमा था, एक आर्थिक सुरक्षा थी। इमरजेंसी फंड की तरह। हाँ, एक माँ के ऊपर अपनी बेटियों के विवाह का जो सामाजिक और आर्थिक दबाव था वो बहुत भारी था। वे गहने वास्तव में उसकी बेटियों के भविष्य की सुरक्षा का एकमात्र साधन थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग तरह के दायित्वों और असुरक्षाओं का सीधा टकराव हो रहा है। एक तरफ माँ की अपनी बेटियों के प्रति जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ नई बहू की वो उम्मीदें जिसके साथ वो उस घर में आई है। और पत्नी ने बिना कोई शिकायत किए चुपचाप वो सारे गहने उतार कर लौटा दिए। लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू आ गए थे ना, उन्होंने अजामिल जी को भीतर तक झकझोर गया। वो मूक पीड़ा। हाँ, क्योंकि वे आंसू उस सोने के छिन जाने के कारण नहीं थे। मुझे लगता है वे आंसू उस अपनेपन के भ्रम के टूटने के थे।
मतलब एक पल के लिए उस नई दुल्हन को लगा था कि वो उस घर की सबसे खास इंसान है, और अगले ही पल उसे ये कठोर एहसास दिलाया गया कि वो संपत्ति उसकी नहीं थी। सही कहा। जो स्वीकृति का वो सूक्ष्म भाव था ना, उसने ही सबसे गहरी चोट की थी। मुझे लगता है कि भ्रम का टूटना इंसान के लिए सबसे दर्दनाक अनुभव में से एक होता है, और एक पति के रूप में अपनी पत्नी के उस छिपे हुए दर्द को देखना, उस मूक पीड़ा को महसूस करना अजामिल जी के लिए असहनीय रहा होगा। बिल्कुल। और शायद इसी पीड़ा ने उन्हें वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हाँ, अपनी पत्नी के उस दुख को कम करने के लिए, उन्हें वो खोया हुआ अपनापन वापस देने के लिए अजामिल जी ने सुहागरात के दिन उन्हें अपनी तरफ से एक उपहार दिया। एक अंगूठी? हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी। पत्नी उस छोटी सी चीज को पाकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अजामिल जी से कहा, आपने मुझे कुछ दिया, बस यही मेरे लिए बहुत है। ये वाकया ये स्पष्ट करता है कि पत्नी की भूख सोने की नहीं थी। उन्हें बस एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसे वो बिना किसी डर के अपना कह सके, जिस पर किसी और का दावा ना हो। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां भौतिक रियलिटी और इंसानी भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। वो 2 महीने बाद वाला किस्सा। हाँ, करीब 2 महीने बाद पत्नी बहुत ही संकोच के साथ, मतलब धीरे से अजामिल जी से कहती हैं कि शायद दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। क्योंकि उस अंगूठी का रंग उतर रहा था। बिल्कुल, अंगूठी काली पड़ रही थी। और उस एक पल में अजामिल जी के भीतर का वो सारा डर, वो सारा संकोच बाहर आ जाता है जो वे इतने दिनों से छिपा रहे थे। बाप रे, वो पल कितना भारी रहा होगा। उनकी आंखें भर आती हैं और वे अपनी पत्नी के सामने वो कड़वा सच बोल देते हैं। वे बताते हैं कि दुकानदार ने नहीं ठगा है, बल्कि वो अंगूठी उन्होंने बाजार से केवल 10 रुपए में खरीदी थी। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, उनका सामर्थ्य सिर्फ इतना ही था। वे बस अपनी पत्नी को कोई ऐसी चीज देना चाहते थे जो सिर्फ उनकी हो। भर्राए हुए गले से अजामिल जी कहते हैं, चाहो तो इसे फेंक दो, एक दिन मैं तुम्हें असली सोने की अंगूठी जरूर बनवा कर दूंगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भेद्यता या कहें वल्नरेबिलिटी से भरा हुआ क्षण है। मतलब मनोविज्ञान में अक्सर प्रोवाइडर सिंड्रोम की बात की जाती है ना, खासकर पुरुषों के संदर्भ में। हाँ, जहां समाज ये तय करता है कि एक पुरुष की कीमत इस बात से है कि वो अपने परिवार को कितनी भौतिक सुरक्षा दे सकता है। अपनी आर्थिक लाचारी को अपनी ही पत्नी के सामने स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक डर होता है। ये उस डर का सामना करना है जहां आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। बिल्कुल। पर्याप्त न होने का डर, अपनी हैसियत की इस तरह की नग्न सच्चाई को सामने रखना किसी भी इंसान को भीतर तक तोड़ सकता है। और ये पर्याप्त ना होने का जो डर है ना, ये इंसानी रिश्तों में बहुत गहरी दरारें पैदा कर सकता है। रंग छोड़ती हुई उस अंगूठी ने एक तरह से भौतिक सत्य और भावनात्मक सत्य के बीच एक जंग छेड़ दी थी। भौतिक सत्य कि वो महज 10 रुपए की है। हाँ, वो एक सस्ती धातु थी। लेकिन भावनात्मक सत्य ये था कि उसमें अजामिल जी की अपनी पत्नी को खुशी देने की एक हताश और सच्ची कोशिश छिपी थी। उनका वो सच बोलना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना कि हाँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, ये उनके रिश्ते में पूर्ण पारदर्शिता की शुरुआत थी। मतलब सच ने उन्हें दूर नहीं किया बल्कि करीब ला दिया। बिल्कुल, ये भेद्यता उनकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन गई। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है। जब पत्नी उस सच का सामना करती है, हम अक्सर मान लेते हैं कि जब सच्चाई सामने आती है, खासकर ऐसी सच्चाई जो किसी भौतिक कमी को दिखाती हो, तो निराशा ही हाथ लगती है। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पत्नी की प्रतिक्रिया ने उभार देने और लेने के पूरे अर्थशास्त्र को ही पलट कर रख दिया। ये इस चर्चा का सबसे बड़ा आहा पल है। बिल्कुल, पत्नी ने उस 10 रुपए की रंग उड़ी हुई अंगूठी को अपनी हथेली पर रखा और कहा कि वो इसे कभी नहीं फेंकेंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चाहे उन्हें लाखों के गहने क्यों ना मिल जाएं, वो इस अंगूठी को हमेशा सबसे अलग और सबसे खास मानकर रखेंगी। और फिर उन्होंने जो वाक्य कहा ना, वो इस पूरे संस्मरण की आत्मा है। वो ऐतिहासिक वाक्य। हाँ, उन्होंने कहा, इसमें सोना नहीं, आपका मन है। इसमें धातु नहीं, आपका प्रेम है। असली या नकली केवल चीजें होती हैं, भावनाएं नहीं। असली या नकली केवल चीजें होती हैं, भावनाएं नहीं। ये वाक्य मुझे ना फिएट करेंसी या कागजी मुद्रा की याद दिलाता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जैसे अगर हम किसी 1000 रुपए के नोट को देखें, तो वो वास्तव में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है ना। हाँ। उसका अपना कोई भौतिक मूल्य नहीं है। उसका मूल्य 1000 रुपए सिर्फ इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक उसकी गारंटी देता है
और हम सब उस पर विश्वास करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरह से समाज को उस पर एक साझा विश्वास है। उसी तरह वो 10 रुपए की अंगूठी केवल एक टोकन थी, एक माध्यम थी। उस पर जो गारंटी की मोहर थी ना, वो अजामिल जी के प्रेम की थी। बिल्कुल सही। और एक बार जब पत्नी ने उस भावना को स्वीकार कर लिया तो वो अंगूठी दुनिया के किसी भी असली सोने से ज्यादा कीमती हो गई। ये फिएट करेंसी का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। हम जिन भी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं उनका अपना कोई इंट्रिंसिक मूल्य तब तक नहीं होता जब तक कि हम उनमें अपनी भावनाएं प्रोजेक्ट नहीं करते। हम उनमें अपना अर्थ डालते हैं। हाँ, बाजार ये तय कर सकता है कि 1 ग्राम सोने की भौतिक कीमत क्या है, लेकिन जिस नियत के साथ वो दिया गया है ना, उस प्रेम का मूल्य कोई तराजू नहीं तौल सकता। वो मूल्य केवल उस व्यक्ति का हृदय तय करता है जो उसे प्राप्त कर रहा है। मतलब पत्नी ने उस धातु के टुकड़े को नहीं देखा, उन्होंने उस इरादे को देखा। बिल्कुल। और संस्मरण के अंत में लेखक ने जो वर्तमान का चित्र खींचा है वो इस बात को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। स्रोत में उल्लेख है कि आज अजामिल जी की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अंगूठी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। समय के साथ उसका रंग पूरी तरह से उड़ चुका है, धातु काली पड़ गई है, बस उस पर लगा एक छोटा सा नग आज भी हल्की सी चमक देता है। तो वो अंगूठी अभी भी उनके पास है? हाँ, वो काली पड़ चुकी अंगूठी भौतिक दुनिया के उस कठोर नियम का प्रमाण है कि समय हर चीज का क्षय कर देता है। मतलब धातुएं काली पड़ जाती हैं, इमारतें पुरानी हो जाती हैं और शरीर ढल जाते हैं, लेकिन जिस चीज का क्षय नहीं होता वो है उस वस्तु के साथ जुड़ी हुई स्मृति। अजामिल जी के लिए अब वो महज एक अंगूठी नहीं है, वो उनके पूरे जीवन का सार है, उनके एक साथ जिए गए कठिन संघर्षों का दस्तावेज है और उस प्रेम का जीता जागता सबूत है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। बिल्कुल। वो अंगूठी अब एक वेसल या बर्तन की तरह है जिसने उस निष्कलुष भावना को आज तक अपने भीतर सुरक्षित रखा हुआ है। बर्तन पुराना हो गया है, लेकिन उसके भीतर जो अर्थ रखा गया था वो आज भी उतना ही ताजा है। ये जो वेसल या बर्तन वाला विचार है ना, ये बहुत गहरा है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? देखिए, आज के इस दौर में जहां हम किसी भी चीज का मूल्य तुरंत इंटरनेट पर सर्च करके तय कर लेते हैं, जहां उपहारों की अहमियत उनके ब्रांड से तय होती है, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी ठहराव देती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें प्राइस टैग और मूल्य के बीच के अंतर को समझना होगा। प्राइस और वैल्यू का फर्क? बिल्कुल। बाजार सिर्फ कीमत बताता है, मूल्य तो हम खुद तय करते हैं। इंसान की एक बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत फितरत है कि वो निर्जीव वस्तुओं को अपनी भावनाओं का एंकर बना लेता है। हाँ, हम सबके पास शायद कोई ना कोई ऐसी पुरानी रंग उड़ी हुई चीज होती है, मतलब बचपन की कोई किताब, किसी की दी हुई कोई साधारण सी कलम, जिसे अगर हम बाजार में बेचने जाएं तो शायद 1 रुपया भी न मिले, पर हमारे लिए वो हमारी जान से भी प्यारी होती है। सही कहा। ये संस्मरण हमें याद दिलाता है कि असली सुरक्षा उन रिश्तों की गहराई में है जो भौतिक कमियों के बीच भी पूर्णता खोज लेते हैं। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर मैं इस चर्चा को एक नए विचार के साथ समेटना चाहता हूं। हम सबको ना एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि यदि इस दुनिया की हर भौतिक वस्तु, चाहे वो कितनी भी महंगी, कितनी भी चमकचमाती हुई क्यों ना हो, एक ना एक दिन नष्ट होने ही वाली है, तो क्या वस्तुओं का संग्रह करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद किसी भी भौतिक उपहार का असली उद्देश्य महज एक माध्यम बनना है जो एक भावना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। और एक बार जब वो भावना सही सलामत सामने वाले के हृदय में पहुंच जाती है ना, तो उस माध्यम की, उस वस्तु की बाहरी अवस्था का वास्तव में कोई मोल नहीं रह जाता। एकदम सही बात है। तो जरा सोचिए, अगर हम आने वाली पीढ़ियों को केवल तिजोरियों में बंद कीमती धातुएं या खानदानी गहने सौंपने के बजाय उन चीजों से जुड़ी हुई ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां सौंपना शुरू कर दें, तो क्या होगा? समाज का नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर हमारी विरासत केवल बैंक बैलेंस ना होकर वो संघर्ष और वो प्रेम हो जो उस 10 रुपए की अंगूठी में बसा था, तो समाज में सफलता और संपत्ति के मायने कैसे बदल जाएंगे? क्या तब भी चीजों को उनके बाजारी मूल्य से आंका जाएगा, या फिर हर साधारण सी चीज के पीछे छुपी उस भावना को तलाशा जाएगा जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता? इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज की इस विस्तृत और आत्मीय चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।